अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं ट्रक के केबिन से बड़ी कोशिश के बाद बाहर निकलने में कामयाब हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। कितनी ही देर मुझे अपना सांस बहाल करने में गुजर गई। ट्रक वीराने में पड़ा हुआ था। दिलदार खान ट्रक के केबिन में जख्मी पड़ा था। खैर वो जिंदा था या मर गया, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी अपनी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे बाहर निकाल सकता। मुझे कितनी ही देर वहां पड़े पड़े गुजर गई और फिर दिन का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं था कि हम किस जगह पर थे, लाइलपुर पहुंच चुके थे या अभी नहीं पहुंचे थे। सुबह हो गई और दिन का उजाला मुकम्मल तौर पर फैल गया। वहां से गुजरने वाले कुछ गाड़ियों वालों ने हमें गिरे हुए देखा और फिर न जाने कैसे पुलिस को इतला हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी। मैं जख्मी हालत में पड़ा करा रहा था। केबिन की तलाशी ली गई। अंदर से दिलदार खान की लाश मिली। दिलदार खान के सर पर गहरी चोटें आई थी जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। न जाने कितनी शिद्दत की चोट थी कि बेचारा सह ही न सका और मौत का शिकार हो गया। अलबत्ता रोशन खान शदीद जख्मी था और बेहोश था। रोशन खान और मुझे दोनों अस्पताल पहुंचाया गया और 2-3 दिन के इलाज के बाद हमारी हालत कुछ बेहतर हुई। पुलिस ने हमसे काफी सवालात किए। हमने बताया कि हम फलां गांव से लाइलपुर जा रहे थे। ट्रक के केबिन से दिलदार खान की लाश को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दिलदार खान के मरने का मुझे बेइंतहा दुख था। दिलदार खान बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी बर वक्त मदद की और मुझे वहां से निकाल लाया था, वरना शायद ठाकुर के लोग मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते और मेरी तिक्का बोटी कर डालते। ये कहना दुरुस्त होगा कि दिलदार खान ने मेरी खातिर कुर्बानी देगी। मैं तो कम से कम यही कह सकता था। दिलदार खान की बेवा लाश वसूल करने अस्पताल आई। बेचारी धाड़े मार मार कर रो रही थी। दिलदार खान की बेवा उससे तकरीबन 10 साल कम उम्र की लग रही थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे मासूम थे। दिलदार खान निहायत अच्छा और बहादुर इंसान था। ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। उसको अपने खावंद की मौत का सदमा भी था और दूसरा उसकी आमदनी का जरिया भी खत्म हो चुका था। रोशन खान तो बेचारा मुलाजिम आदमी था। वो तो अपने घर को चला गया। अस्पताल से फारिग होते ही उसे घर भेज दिया गया। मुझे मालूम हुआ कि दिलदार खान की बेवा बहुत परेशानी के आलम में थी। इधर अस्पताल में पड़े हुए मुझे 1 हफ्ता गुजरने लगा तो मुझे भी डिस्चार्ज कर दिया गया और कहने लगे कि अब आप ठीक हैं, अब आप अपने घर को जा सकते हैं। मगर मेरा घर था कहाँ, मुझे जाना कहाँ था, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। पहले पुलिस वालों की क्लियरेंस चाहिए थी। पुलिस वाले मुझे अस्पताल से थाने ले गए। वहां मेरे बयानात कलम बंद हुए। मैंने बताया कि दिलदार खान मेरा दोस्त था और मैं उसके साथ लाइलपुर आ रहा था। उसने ट्रक में मुझे लिफ्ट दी थी। थाने वाले मेरी शख्सियत से मुतमईन हो गए। उन्हें मुझ में कोई ऐसी खराबी नजर न आई कि मुझ पर शक का इजहार करते। इसलिए उन्होंने मुझे इजाजत दे दी कि मियां तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। मेरे दिल में बार बार दिलदार खान की बेवा का ख्याल आ रहा था। दिलदार खान इतना अच्छा और नेक इंसान था और उसने जिस खुलूस से मेरी मदद की थी वो उसके अच्छा इंसान होने का सबूत था। उसके मासूम बच्चों को मैंने अस्पताल में रोते बिलखते देखा था। जब लाश उसकी बीवी के हवाले की गई तो वो भी धाड़े मार मार कर रोने लगी। इतना रोई कि उसने अस्पताल सर पर उठा लिया। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। मैं खुद तो एक ऐसा तिनका था जो दरिया की मौजों के सहारे इधर उधर बह रहा था। अगर मैं किसी के काम आ सकता तो इसमें क्या बुराई थी। नेकी का ख्याल आते ही मेरे दिल ने सोचा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, मगर सवाल ये था कि उनके लिए आखिर मैं कर क्या सकता था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दिलदार खान अपने दोस्त की बीवी को जिंदगी की ऐसी सहूलतें दूं ताकि उन्हें दिलदार खान की कमी महसूस ना हो। दिलदार खान की कमी को मुकम्मल तौर पर तो मैं मिटा नहीं सकता था, मगर मैं जानता था कि उसकी कमी के बायस उसके घर का बोझ उठाने वाला कोई ना होगा। मैं खुद बेआसरा और बेसरो सामान था, ना घर ना घाट का। खुद दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मगर जब इंसान के इरादे नेक हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। मैंने दिलदार खान के घर का पता मालूम कर लिया। ये लाइलपुर की एक नवाही आबादी थी। मुतवसत तबके के लोग थे। उन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर दिलदार खान का भी था। मैं उसके घर पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी बाहर निकली। उदास चेहरा, आंखें आंसुओं से भरी हुई। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर शनासाई के आसार पैदा हुए और फिर कहने लगी, जी आपको किससे मिलना है?
मैंने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सरफराज हूँ, दिलदार खान का दोस्त। अस्पताल में मेरी शायद आपसे मुलाकात हुई थी, मगर आप इतनी परेशान और इतनी रो रही थी कि आपने देखा ही नहीं। हो सकता है आपने देखकर मुझे भुला दिया हो, मगर मैं आपको पहचान गया हूँ। मगर मुझे देखने के बाद उसके चेहरे पर शनासाई के आसार पैदा हुए। फिर कहने लगी, जी जी बिल्कुल, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन सरफराज साहब, मैं तो उनके तमाम दोस्तों को जानती हूँ, आपको तो मैंने कभी उनके साथ देखा नहीं। जी दरअसल मेरा कभी आपके साथ आमना सामना नहीं हुआ। दिलदार खान और मैं बहुत पुराने वक्तों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने झूठ से काम लिया। वो भी हैरत से मुझे देखने लगी, फिर कहने लगी, अच्छा अंदर आइए। उसने रास्ता छोड़ते हुए कहा और मैं मकान के अंदर दाखिल हो गया। मकान की हालत ज़ार बता रही थी कि दिलदार खान कोई अच्छी खासी हैसियत का मालिक नहीं था। एक बेटा और बेटी, दोनों की उम्रें 12 और 9 साल के करीब थी। उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। कुदरत के फैसले भी अजीब होते हैं, कोई इनको टाल नहीं सकता। आप जानती हैं कि हादसे के वक्त मैं उनके साथ मौजूद था। उसने कहा, मैं जानती हूँ, मैंने आपको अस्पताल में देखा, आप शदीद जख्मी थे। मेरे अपने हवास उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। उनकी मौत की खबर ही मेरे लिए रूह फरसा थी। जी बस, कुदरत के फैसले बड़े अजीब होते हैं। इंसान बेचारा तो बेबस है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तकदीर के फैसलों को कभी टाल नहीं सकता, वजह कोई भी हो, मगर तकदीर का फैसला होकर रहता है, जिसने हमें हर हाल में कबूल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मगर ये तो बताइए कि हादसे की असल वजह क्या थी? दिलदार खान तो माहिर ड्राइवर था, 20 साल हो गए उसे ट्रक चलाते हुए। उसने पूछा तो मैं कहने लगा, जहां तक मेरा ख्याल है, ट्रक चलाते हुए दिलदार खान को नींद आ गई थी और नींद के झोंके की वजह से वो अचानक ट्रक को संभाल नहीं सका। बहरहाल उस वक्त तो मैं भी नींद में था, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यही ट्रक के गिरने की वजह थी। बहरहाल ये तो सब बहाने हैं। हाँ भाई, आप ठीक कहते हैं, मगर आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैंने कभी आपको दिलदार खान के साथ देखा नहीं, इसलिए मैं हैरतज़दा हूँ। दिलदार खान के दोस्त कभी कभार उसके पास मिलने के लिए घर आते रहते थे। मैंने कहा, मैं इस शहर में नहीं रहता, मैं काफी अरसा से किसी दूसरे शहर में मुकीम था, अभी हाल ही में इस शहर में मेरा आना हुआ है। वो कहने लगी, अच्छा तो आपका घर कहाँ है? फिलहाल तो मेरा कोई घर नहीं, मैं किसी होटल में रहूंगा, मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। औरत एकदम मेरी बात सुनकर सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, आप आए कितने दिनों के लिए हैं? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है अब मैं इसी शहर में रहूं। अरे तो फिर आप होटल में क्यों रहेंगे? आप हमारे घर में ठहरिए, आखिर आप दिलदार खान के दोस्त हैं। उसकी बात पर मैं हैरत से उसे देखने लगा। नहीं देखो बहन, मैं आपके घर कैसे रह सकता हूँ? अरे क्यों नहीं ठहर सकते? देखिए, आप दिलदार खान के दोस्त हैं, कोई गैर नहीं। मैंने कहा, अच्छा नहीं लगता, मैं होटल में ही ठहरूंगा। दिलदार खान अगर खुद मौजूद होता तो कोई और बात थी, मगर आप अकेली औरत हैं और आपके साथ 2 बच्चों का साथ। देखें भाभी, मेरा आपके घर रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैंने आपसे कहा था कि होटल में भी तो आप पैसे देंगे, अगर वही पैसे आप मुझे। मैं उसकी बात सुनकर बड़ी हैरानी से उसे देखते हुए बोला और उसकी बात का मतलब समझ गया था। मैंने कहा, मैं आपकी बात का मतलब समझ सकता हूँ, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ठहरे बगैर आपकी कोई मदद कर सकूं। वो हत्थे से उकड़ गई और कहने लगी, नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं लूंगी। देखें सरफराज साहब, दिलदार खान कमाता था और हमारे घर का चूल्हा जलता था। आप घर की हालत ज़ार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कोई अच्छे खासे खाते पीते लोग नहीं हैं। बस वो कमाता और हम खाते, कोई इतनी जमा पूंजी भी नहीं थी कि हम का गुजारा हो सकता। आप जानते हैं कि कफन दफन पर सब कुछ खर्च हो चुका, अब घर के हालात बहुत मुश्किल हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे इस तरह मदद नहीं लूंगी। उसने 2 टोक अल्फाज में कहा, मगर देखिए भाभी, मैं मुस्तकिल यहाँ तो नहीं रह सकता। हो सकता है मैं 1 महीने के बाद चला जाऊं या 2 महीने के बाद, चाहे आप जितने दिन भी रहिए, मगर मैं चाहती हूँ कि आप कहीं बाहर जो पैसे देंगे तो आप मेरे ऊपर वाले पोर्शन पे रह लें। अगर आप खाली करेंगे तो मैं किसी मुनासिब सी फैमिली को देखकर किराए पर दे दूंगी। सहन में से सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही थी, मैंने उस तरफ देखा। ऊपर 2 कमरे और एक बरामदा नजर आ रहा था। मैं अंदाजा लगाने लगा, अगर दिलदार खान की बीवी उसे किराए पर भी चढ़ाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे मिल जाएंगे। इतने ज्यादा जितने वो तवक्को कर रही थी उसके नहीं मिल सकते थे कि उसका घर आसानी से चल सके। मैंने कहा, भाभी आपकी बात तो दुरुस्त है, मगर मैं अकेला मर्द हूँ,
गैर शादीशुदा हूँ, मेरे साथ किसी औरत का साथ नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ रहना किसी तौर भी मुनासिब नहीं। आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये बातें आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से बोली, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे मगर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मेरा बोझ तो उठा नहीं सके। मेरा मियाँ की लाश वहां अस्पताल में 2 दिन पड़ी रही मगर किसी मोहल्ले वाले ने आगे बढ़कर मेरा साथ नहीं दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे मगर मोहल्ले वालों को पता तक नहीं। तो फिर मैं मोहल्ले वालों की क्यों परवाह करूं? मैं कहां जाऊं? जब ये भूख से मर जाएंगे तब इन लोगों की मिन्नतें करूं? नहीं नहीं भाई जी, ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं भाई साहब, ये दुनिया बेबसों और गरीबों के तमाशे देखती है, आगे बढ़कर उनके सर पर हाथ नहीं रखती। जी हाँ भाभी, आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है, मैं आपकी इस पेशकश पर गौर करता हूँ। फिलहाल मुझे किसी दोस्त से मिलना है, मैं शाम को आपके पास आऊंगा। मैं उसको खुदाफिज कहकर वहां से निकल आया। मेरे पास रकम तो थी और 4-5 महीने तक मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, मगर जल्द अज जल्द किसी काम की तलाश थी। और दूसरी बात यह थी कि मैं मुस्तकिल तौर पर यहाँ ठिकाना नहीं बना सकता था। मैं लायलपुर शहर में कोई काम ढूंढना चाहता था और ये आबादी लायलपुर शहर से जरा हटकर थी, मगर मसला ये था कि जान पहचान के बगैर यहाँ काम कैसे मिलेगा। लायलपुर का शहर आजकल के जदीद दौर में टेक्सटाइल मसनूआत के लिए मशहूर है। ये कदीम शहर इस वक्त पाकिस्तान में है, निहायत हुनरमंदों और कारीगरों का शहर। मगर जिस तरह आजकल यहाँ कपड़ा बनाया जाता है और पूरी दुनिया में बेचा जाता है, तकसीम से पहले उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे। जदीद तरक्की का दौर नहीं था, इसलिए बाकी शहरों की तरह ये शहर भी आम सा शहर था। मगर फिर भी उस जमाने में भी यहाँ पर कपड़े की काफी मिलें मौजूद थीं और कपड़ा बनाने के कारोबार से बहुत से हजारों लोग वाबस्ता थे। मैं दिलदार खान के घर से बाहर निकल आया। बाहर बेमकसद रोडों पर इधर उधर घूमता रहा और एक होटल में बैठकर खाना खाया। सोचने लगा कि अब मुझे दिलदार खान की बीवी की बात मान लेनी चाहिए या नहीं। दिल में जज्बा भी था कि दिलदार खान के घर वालों के लिए कुछ करूं। अगर औरत होकर उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो इसमें हर्ज क्या है। लोगों का काम है बातें करना, इसलिए उन्हें बातें करने दी जाएं। लोगों की राय पर अगर रहें तो फिर वो अपना पेट कैसे पालेगी। वैसे भी तो लोग घरों में दूसरों के घर में किराए पर रहते हैं, पेइंग गेस्ट के तौर पर। और फिर मैंने काफी देर सोचने के बाद फैसला किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर इस तरह मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो फिर मुझे जरूर करना चाहिए। और मैं सिर्फ उसी खर्चे पर नहीं रहूंगा जो वहां रिहाइश का होगा, बल्कि उससे बढ़कर कुछ उसके लिए करूंगा और कोई ऐसे हालात पैदा करूंगा ताकि उसकी मुस्तकिल आमदन का सिलसिला हो जाए। और मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक मेरा कोई दूसरा आसरा नहीं हो जाता। मुझे यहीं रहना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मेरे दिल ने फैसला किया और शाम को मैं उसके घर जा पहुंचा। मैंने कहा ठीक है, मगर मेरे पास कोई खास सामान नहीं, बस मेरे कपड़े हैं। ऊपर वाले कमरों में से सिर्फ एक कमरा मेरे लिए काफी है, मैं उसी में अपनी रिहाइश रख लूंगा। मेरे फैसले से उसके चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगी, सरफराज साहब, आपको मालूम है कि मैं क्यों जोर दे रही थी कि आप मेरे पास रहिए। मैंने कहा जी हाँ, इसलिए कि आपको अपने कमरे किराए पर चढ़ाने हैं और आपको मदद दरकार है। कहने लगी, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त, मगर इसके साथ एक और वजह भी है। मैंने पूछा वो क्या? कहने लगी, आप जानते हैं कि मैं अकेली औरत हूँ, मेरे कोई खास रिश्तेदार इस शहर में नहीं है और दिलदार खान भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। औरत अकेली हो तो आप जानते हैं कि उसे किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। औरत को हर हाल में एक मर्द के साहिबान की जरूरत होती है, एक मर्द के मजबूत सहारे की जो उसकी हिफाजत कर सके। और मैं जानती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी निगाहें हैं जो मेरे जिस्म के आर पार हो जाती हैं। और सरफराज साहब आप खानदानी और शरीफ आदमी हैं, इसलिए मैंने आपको ये सोच समझ कर बात कही कि आप यहाँ रहिए। ठीक है भाभी, जिस तरह आप चाहें। दोनों बच्चे बेचारे सहमे से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे दिल में बड़ा अफसोस हुआ। ये मेरे मोहसिन का घर था जिसने मेरी साथ बड़ी नेकी की थी, मगर वो भी बेचारा मेरी नहुसत का शिकार हो गया और जान से हाथ धो बैठा। सरफराज साहब, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा मान रखा। आपने वाकई दोस्त होने का हक अदा कर दिया। वो कहने लगी तो मैंने कहा, ये कहकर आप मेरी नेकी जाया मत कीजिए। वो कहने लगी, मेरा नाम शकीला है, आप मुझे शकीला कहकर पुकार सकते हैं। फिर वो मुझे लिए ऊपर आ गई। ऊपर 2 कमरे थे। एक कमरे पर ताला पड़ा था जबकि दूसरे कमरे पर सिर्फ कुंडी चढ़ी थी। उसने कुंडी वाला कमरा खोला और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक अजीब सी सेलन ज़दा बू थी। कमरे में चारपाई और 2 कुर्सियां पड़ी थी।
और सामने एक शेड बनी थी जिस पर कुछ बर्तन सजे हुए थे। कहने लगी, ये चारपाई है, आप यहाँ सो सकते हैं, मैं बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ। गुसल खाना नीचे है, आपको उसके लिए नीचे जहमत करना पड़ेगी। मैंने कहा शुक्रिया। कहने लगी, सरफराज साहब मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, रात के खाने का वक्त हो जा रहा है। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। कमरे की छत पर एक पुराना सा पंखा लटक रहा था। मैंने उसका स्विच ऑन किया और गर गर की आवाज से पंखा चल पड़ा। मैं जूते उतार कर चारपाई पर लेट गया। थकावट से बुरा हाल था। एक हफ्ता अस्पताल में गुजार कर आया था, मगर फिर भी किसी वक्त जिस्म से टीसें उठने लगती। थकन से मेरी आंखें बोझल हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। एक एक करके सारे किरदार मेरी आंखों के सामने आने लगे। दिमाग जैसे पीछे चला गया। जुलेखा मेरी फूफी की बेटी, जिसने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। वालिद साहब, जिन्होंने बेइज्जत करके और जायदाद से आग करके मुझे घर से बेइज्जत करके निकाला। फिर नवाब साहब और उनकी बेटी कौसर, और रशीदुद्दीन साहब, उनकी बेगम और उनके घर वालों की मोहब्बतें वो भूले से नहीं भूलती थी। मगर नवाब साहब और उनकी बेटी ने जो सलूक किया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। न जाने किसका पाप मेरे गले मंड दिया, न जाने कौसर का क्या बना होगा। रशीदुद्दीन साहब के घर वाले याद आते तो आंखों से आंसू निकल पड़ते। उन लोगों ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत और मोहब्बत दी। मगर रशीदुद्दीन साहब ने आखिर में जो बेएतबारी का चेहरा दिखाया, वो सोचकर ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कोई भी बेटी का बाप ऐसा जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाब साहब की बेटी उन्हें बहुत अजीज थी, और अगर कोई और भी होता तो ऐसा ही सलूक करता। मगर इसमें सारा कसूर तो कौसर का था। उसने किसी और की बुराई मेरे गले डाल दी और मुझे सारी जिंदगी के लिए नवाब साहब और रशीदुद्दीन और उनके घर वालों की नजरों में शर्मसार कर दिया। फिर बलदेव सिंह और ठाकुर रणवीर सिंह और परमजीत कौर का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, और फिर उसके बाद दिलदार खान। न जाने अभी मेरे लिए कितनी आजमाइशें थीं। इन्हीं सोचों के भंवर में डूबा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, और फिर शकीला खाने की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने कुर्सी खींचकर मेरे सामने की और उसने खाने की ट्रे उस कुर्सी पर रख दी। सादा से रुमाल में लिपटी हुई रोटियां और एक डोंगे में सालन था। 7 प्लेटें सजी थी। सरफराज साहब, आप बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और फिर वो बाहर चली गई। दोबारा आई तो पानी का ग्लास और जग उसके हाथ में था। ये था मेरी नई जिंदगी का आगाज। मैं दिलदार खान के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगा। अगला सारा दिन मैंने कमरे में बैठे बैठे गुजार दिया, मगर आखिर कब तक पड़ा रहता। उससे अगले दिन मैंने कुछ रकम शकीला को दी और कहने लगा, भाभी फिलहाल आप ये रखें, अभी मैं रोजगार पर नहीं हूँ, दुआ कीजिए मुझे कोई रोजगार जल्द से जल्द मिल जाए। मैं जो कुछ कमाऊंगा इसमें से हत्तल मकदूर आपके मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरा आगे पीछे कोई नहीं, और इसे एहसान मत समझिएगा, खुदारा इसे एहसान मत समझिएगा, और ये भी ना समझिए कि ये किराया या खाने के पैसे हैं। मुझे दिलदार खान के बच्चे और आप बहुत अजीज हैं। दिलदार खान मरहूम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूंगा, बस आप मेरे हक में दुआ कीजिए कि मुझे कोई अच्छा रोजगार मिल जाए। उसने शुक्रिया कहकर रकम कबूल कर ली। मैं सारा दिन शहर में मारा मारा फिरता रहा कि कहीं कोई नौकरी मिल जाए, मगर फिलहाल किस्मत की देवी मेहरबान नहीं थी। नया शहर था, नए लोग थे, इसलिए नावाकफियत की वजह से नौकरी मिलना आसान नहीं था, और वैसे भी नौकरी कौन सा सड़कों पर पड़ी थी। एक दिन नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था कि एक कपड़े की मिल के सामने से गुजरते हुए एक शानदार सी कार मेरे सामने रुकी। कार का शीशा नीचे उतरा और पीछे बैठे हुए एक सूटेड बूटेड उधेड़ उम्र आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कौन हो भाई, और कितनी देर से तुम इस मिल के आसपास चक्कर लगा रहे हो? मैंने कहा, साहब जी नौकरी की तलाश में हूँ, दफ्तरों के धक्के खा चुका हूँ, मगर अभी तक कामयाबी नहीं हुई। अच्छा ये मिल देख रहे हो, कल मेरे दफ्तर में आ जाना और मुझे मिलना। और मियाँ यहाँ सड़कों पर नौकरियाँ नहीं मिलती, इसके लिए दफ्तरों में आना पड़ता है। जी ठीक है सर, मैं ज़रूर आऊँगा, मैंने कहा, और वो एकदम से गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। मैं खुशी खुशी वापस पहुंचा और शकीला को इत्तला दी कि नौकरी मिलने की उम्मीद लग गई है। शकीला भी सुनकर बहुत खुश हुई। वो अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती और दिलदार खान के बारे में अक्सर बातें करती रहती। उसके बच्चे भी मेरे पास अब आने लगे और मुझसे थोड़ा बहुत घुल मिल गए। मेरे उसके घर रहने से उसे काफ़ी मदद मिल गई थी। अब नौकरी का सुनकर तो वो बहुत खुश थी। अगले दिन मैं सुबह ही सुबह दफ्तर पहुंच गया। चपड़ासी ने मेरा नाम पूछा और मैंने बताया, फिर मुझे अंदर बुला लिया गया। वही साहब जो पिछले दिन गाड़ी में मुझे मिले थे,
सूटेड बूटेड कुर्सी पर विराजमान थे, कहने लगे, मैंने तुम्हें कल सड़कों पर उदास घूमते हुए देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया इस्लामपुरा का। हैरत से मेरी तरफ देखकर बोले, वहां तो बहुत गरीब लोग रहते हैं, जबकि तुम देखने में कुछ अच्छे घराने के लगते हो। मैंने कहा, सेठ साहब जो सच था मैंने आपको बता दिया। कितना पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएट हूं। क्या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं? जी सेठ साहब, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लाया, क्योंकि मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। इस शहर में किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा हूँ। मैं इरशादाबाद से यहाँ आया हूँ और कुछ नागुज़ीर हालात की वजह पर मुझे घर से निकलना पड़ा। सेठ साहब मेरी बात सुनकर सोच में पड़ लगे और कहने लगे, इस तरह तो मियां नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, मगर तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा कैसे होगा? मैंने कहा, सेठ साहब ये तो आप पर मुनस्सिर है। मेरी काबिलियत का अंदाजा जानने के लिए आप मुझे 1 महीना ट्रायल के तौर पर रख सकते हैं। कहने लगे, ठीक है, काफी अक्लमंद दिखाई देते हो। ठीक है, मैं 1 महीने के लिए तुम्हें अपॉइंट करता हूँ। अगर तुम्हारी कारकर्दगी ठीक हुई तो तुम्हें आगे नौकरी मुस्तकिल दे दी जाएगी। तुम्हारी तनख्वाह 2500 रुपये होगी। आज इसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। अगर तुम हमारे काम के निकले तो तुम्हें रिहाइश भी दे दी जाएगी। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, कल से काम पर आ जाना। और सुनो, मेरा नाम सेठ यावर है। अगर कोई पूछे तो बता देना कि मुझे सेठ यावर साहब ने अपॉइंट किया है। मैं खुशी खुशी सेठ यावर के दफ्तर से बाहर निकल आया। मैं ऐसे खुश था जैसे मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। यहाँ पर भी मेरी नौकरी अकाउंटेंट की हैसियत की हामिल थी। 3 अकाउंटेंट पहले से मौजूद थे, मुझे उनके साथ मिलकर काम करना था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उनका कारोबार था, इसलिए मुझे फौरी तौर पर रख लिया गया। लेकिन ये नौकरी मुझे कुदरती तौर पर राह जाते ही मिल गई थी। उस जमाने में कारोबार के इतने ज्यादा हालात अच्छे नहीं थे, मगर जितना भी कारोबार था उसी वक्त के हिसाब से काफी समझा जाता। शकीला मेरी नौकरी की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई। अब तो वो जैसे और भी खुश नजर आने लगी। पैसे आने से मेरी हालत बदलने लगी, मगर अब भी मेरे और उसके दरमियान एक तकल्लुफ की दीवार हाइल थी, जिसे मैंने कभी फलांगने की कोशिश नहीं की थी। मैं इस मकान को अब छोड़कर कहीं और रिहाइश रख सकता था, मगर मैंने सोचा कि किसी दिन मौका पाकर शकीला से इस बात का जिक्र कहूंगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मगर मेरे चले जाने से उसके पैसों का क्या होगा? क्या वो मेरे यहाँ रहने के बगैर मुझसे पैसे लेने पर राजी होगी? हो सकता है नहीं, क्योंकि वो इस तरह मदद लेना नहीं चाहती थी। एक दिन मैंने हल्के से जिक्र किया कि अगर मैं अलग रिहाइश का बंदोबस्त करूं या मुझे मिल की जानिब से रिहाइश मिल जाए, तो मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक तारीक साया लहराया। सरफराज साहब, आपके आने से तो मुझे बहुत सहूलत हो गई थी। मैंने कहा, बेफिक्र रहिए शकीला, मैं हर माह आपको पैसे देता रहूंगा। पैसों की बात नहीं, वो तो मैं कमरे किराए पर चढ़ाकर ले सकती हूँ, मगर आप देखें इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। सरफराज साहब, मैं यहाँ किसी अनजान को ठहरा नहीं सकती। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके होने से मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। ये बात तो दुरुस्त है आपकी शकीला, लेकिन मैं हमेशा तो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। मैंने कहा तो वो हैरत और उदास नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। अगर आप चाहें तो हमेशा के लिए मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। उसकी बात का मतलब समझकर मैं जैसे परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने बात बनाई, मतलब आप खूब अच्छी तरह समझते हैं सरफराज साहब। शकीला की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उसने बात ही ऐसी कर दी थी जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। शकीला मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझे मालूम था कि वो मुझे दिल ही दिल में पसंद करने लगी। शादी करना जुर्म नहीं था और ना ही मुझे उसकी शक्ल में कोई बुराई नजर आ रही थी, मगर शकीला 2 बच्चों की माँ और दिलदार खान की बेवा थी और मैं अकेला। उससे पहले मैं उससे कई गुना खूबसूरत लड़कियों को ठुकरा चुका था। ऐसी बात नहीं कि मेरे सीने में दिल नहीं था, मैं भी सीने में दिल रखता था, जो धड़कता भी था, मगर मुझे अभी तक उस चेहरे को ढूंढ नहीं पाया था जिस चेहरे की मुझे तलाश थी, या वो चेहरा जो मेरे दिल को भा जाए। मैंने सख्त लहजे में कहा, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या आप मुझे जानती हैं? कहने लगी, नहीं, मगर आप पिछले कई महीनों से इस घर में रहते हैं। आपके साथ साथ मेरे इस घर में 2 बच्चे भी हैं, वो भी आपके साथ बहुत मानूस हो चुके हैं। यकीन मानिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, बल्कि मेरे मोहल्ले के लोगों ने ये बात की है कि तुम्हारे खामिद का इतना अच्छा दोस्त है, तुम्हारी मदद भी करता है, तो तुमसे निकाह क्यों नहीं कर लेता? मैंने कहा, देखें शकीला, आप क्या चाहती हैं, मैं यहाँ से चला जाऊँ? वो कहने लगी, नहीं नहीं, खुदा के लिए मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती।
मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा यहाँ रहें, हमारे साथ। देखें सरफराज, इस माशरे में औरत का अकेले रहना बहुत मुश्किल है। उसे मर्द के मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है, और मेरे सामने इस वक्त पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। मेरे बच्चों के सामने इतनी लंबी ज़िंदगी है। मैं जानती हूँ कि आप उम्र में मुझसे 10 साल छोटे हैं, मगर महज इतने साल का फ़र्क कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता कि आप मुझसे शादी ना कर सकें। बहरहाल मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। इतना कहकर वो उठकर चली गई और मुझे सोचों के भंवर में छोड़ गई। मसला शादी का नहीं था, मगर मैं उससे शादी हरगिज़ नहीं करना चाहता था। जिस चेहरे को मैंने हमेशा तस्वुर में देखा था, वो मैं अभी तक हासिल नहीं कर सका था। परमजीत कौर और कौसर इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, और मेरी हम उम्र भी। अगर वो मेरे दिल के तारों को ना छू सकी तो फिर ये कौन हो सकती थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगर वो नहीं तो शकीला क्या चीज थी। मैं अब दिलदार खान की खातिर अपनी सारी जिंदगी तो दांव पर नहीं लगा सकता। मैं एक किराएदार की हैसियत से यहाँ रह रहा हूँ, मगर मैंने उससे बढ़कर इसकी मदद करने की कोशिश की। अगर ये उसका गलत मतलब दे रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैं जानता था कि वो मुझे दिल ही दिल में पसंद करने लगी, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं तो उसे पसंद नहीं करता था। अगर मैं उसका इज्जत और एहतराम अपने मरे हुए दोस्त की वजह से कर रहा था तो इस बात का उसे गलत मतलब नहीं लेना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया। अगले रोज मैंने एक खासी भारी रकम उसके हवाले करते हुए कहा, बुरा मत मनाइएगा, मगर मुझे मिल के कामों की वजह से रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। आजकल कुछ ऑर्डर बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, जिनका हिसाब किताब रखना होता है। हाँ, सारा काम हमारे गले पड़ गया है। बॉस ने सख्ती से कहा है कि रात को ड्यूटी पर आया करूं, तो मैं बहुत लेट हो जाया करूंगा। इतनी दूर से आना मेरे लिए शायद मुमकिन ना हो। मुझे मिल में रिहाइश मिल गई है और मैं सोच रहा हूं कि वहीं पर रह जाऊं। मुलाजमीन के लिए वहां पर अच्छी खासी रिहाइशें बनी हैं। मेरी बात सुनकर वो खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और अपने आवाज जमा करके बोली, आपने बहाना गढ़ा है, आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा, मैंने कोई बहाना नहीं गढ़ा, मेरा यकीन कीजिए। मगर उसने जवाब में गुस्से से मुंह फेर लिया और चली गई। पैसे भी उसने फेंक दिए। मैं सुबह अपने मुकर्ररा वक्त पर उठा उजाला फैल चुका था। मैं मुंह हाथ धोकर तैयार हुआ। इस वक्त शकीला मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखती थी। मैं जितने अरसे से यहाँ था उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, बल्कि उसके होते हुए मुझे कभी घर या घर वाली की कमी महसूस नहीं हुई। मैं नाश्ते का इंतजार कर रहा था। मैंने उसका इंतजार किया, मगर काफी देर गुजर गई। शकीला ने आवाज ना दी और ना ही वो खुद आई, और ना ही बच्चों की आवाजें आईं। जब काफी देर गुजर गई तो मैंने सोचा हो सकता है किसी काम में मसरूफ हो। मगर जब काफी देर गुजर गई और वो ना आई और मेरा मिल जाने का वक्त हो रहा था, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कुछ सोचा, आगे बढ़ा और नीचे उतर आया। कमरे का दरवाजा खुला था। मैं आगे बढ़ा और मैंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त किचन की रोशनी भी बंद थी। मैंने दरवाजा फिर खटखटाया और कहा, शकीला आप अंदर हैं? मगर कोई जवाब ना आया। तो मैंने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल कर रह गया। शकीला अपनी चारपाई पर सीधी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और वो छत को एक टिक घूर रही थी और बिल्कुल साकिन थी। बच्चों की चारपाई पर दोनों बच्चे गहरी नींद सो रहे थे और उन पर चादर पड़ी थी। मैं परेशानी से आगे बढ़ा और शकीला को झिंझोड़ने लगा। शकीला क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है, मगर ये क्या? मैंने जो ही उसे हाथ लगाया उसका सर एक तरफ ढलक गया। शकीला मर चुकी थी और उसके मुंह से निकलती झाग पर मेरी नजर पड़ी। शकीला ने जहर खा लिया। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मैंने फौरन बच्चों की चारपाई की तरफ देखा, चादर फौरन उतारी तो ये देखकर मैं हवास बाख्ता हो गया कि दोनों बच्चे भी मर चुके थे। इसका मतलब है कि शकीला ने अपने साथ साथ उन दोनों बच्चों को भी जहर देकर मार डाला। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये किन गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है? मेरे इनकार पर शकीला ने ना सिर्फ अपनी जान खत्म कर ली, बल्कि अपने दोनों मासूम बच्चों को भी मार डाला। अब क्या किया जाए? ऐसा ना हो कि कहीं इनकी मौत का इल्जाम मुझ पर आ जाए। मोहल्ले के लोग तो मुझे जानते नहीं, ना ही मेरा किसी से मिलना जुलना है। लेकिन नहीं, यूं मुझे भागना नहीं चाहिए। भागने से मैं मुलजिम साबित हो सकता हूँ। फिर क्या किया जाए? यहाँ बैठकर पुलिस का इंतजार करूं कि पुलिस आए और मुझे इनके कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या करूं? आखिर मैं करूं क्या? मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। सामने चारपाई पर शकीला की लाश बेहिस्सो हरकत पड़ी थी।
दोस्तों ये कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।